Hello everyone, how are you? I hope you all will be very fine. Dear students, आज हम स्टडी करेंगे 8th स्टैंडर्ड के सोशल साइंस के चैप्टर नंबर 2 की. ओके, सो लेट्स ओपन द चैप्टर नंबर 2. स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 2, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रूल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया. इस चैप्टर को हम स्टडी कर रहे थे और हम पेज नंबर 10, 11, 12 तक हम कंप्लीट स्टडी कर चुके थे. ठीक है, सो नाउ लेट्स ओपन द पेज नंबर 13. ओके स्टूडेंट्स, हमने देखा था ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड अदर नेशन के अंतर्गत किस तरीके से ब्रिटिश और अलग जो एम्पायर्स थे बंगाल के, क्योंकि बंगाल उस समय ट्रेड सेंटर हुआ करता था. ट्रेड सेंटर होने की वजह से, ठीक है, बंगाल ट्रेड सेंटर होने की वजह से ब्रिटिशर्स का पूरा वहाँ पर कंट्रोल वो चाहते थे. ठीक है, सो वहाँ पर सिराजुद्दौला, ठीक है, अली वर्दी खान, मीर जाफ़र, मीर कासिम और इस तरीके से लगातार, ठीक है, लगातार बहुत सारे वेरिएशंस हमने यहाँ पर देखा बंगाल में. ठीक है, और उन सभी के बीच में एक प्रकार से कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिला. बहुत सारे बैटल्स हुए, बैटल ऑफ प्लासी, ठीक है, बैटल ऑफ बक्सर. ठीक है, तो इन सभी वेरिएशंस के साथ में, ठीक है, ब्रिटिशर्स को बंगाल में, साथ ही साथ बिहार में, उड़ीसा में यहाँ पर लगान वसूली का मौका मिल जाता है. राइट, बंगाल, बिहार और उड़ीसा में दीवानी कलेक्ट करने का मौका मिल जाता है, बट वो वहाँ पर अपना रूल इस्टेब्लिश नहीं करते. कंपनी वहाँ वर्क जरूर करती है, मोनोपोली करती है, ठीक है, बट वहाँ रूल नहीं कर रही होती. ठीक है, तो इसी बात के आगे चल करते हुए, ठीक है, यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है हर्ष के द्वारा. व्हाट डू यू मीन बाय डुअल रूल? डुअल रूल किसे कहेंगे? दिस वाज द क्वेश्चन ऑफ हर्ष. He has asked this question to his teacher. So teachers, उन्होंने एक आंसर किया. Let's read. Teacher, taxation in Bengal, Bihar and Orissa was easy due to Treaty of Allahabad. One treaty has taken place in Allahabad. Allahabad में एक treaty हुई थी, एक समझौता हुआ था. Treaty means संधि. ठीक है, एक संधि हुई थी जिसकी वजह से it was very easy for the Britishers to take the taxation in Bengal, Bihar and Orissa. Right? They got protection and large troop of soldiers. On the country, the Mughal king had to look after administration and management. Economy, power and protections were in the hand of English rulers and responsibilities were in the hand of Mughals and Nawabs. But then also they were dependent on Britishers. Well, what happened here कि यहाँ पर डुअल रूल के अंतर्गत क्या हुआ था कि पर्टिकुलर स्टेट से टैक्स कलेक्ट करना, वहाँ का मैनेजमेंट, वहाँ की इकोनॉमी, वहाँ का पावर, लोगों को प्रोटेक्शन, ये सारा देने का काम किसका था? ब्रिटिशर्स का था. ठीक है, जबकि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ किसके हाथ में थी? ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मुगल्स के हाथ में थी. ठीक है, और नवाब के हाथ में थी. ठीक, तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मुगल और नवाब के हाथ में थी, जबकि पावर किसके हाथ में था? ब्रिटिशर्स के हाथ में था. राइट, तो इस तरीके से अंग्रेज़ों ने उन सभी राजाओं को बोला कि हम आपको प्रोटेक्शन देंगे, ठीक है, हम टैक्स कलेक्ट करेंगे, राज आप करो, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होगी मगर पावर हमारा होगा. तो इस तरीके से ये फील हुआ कि वहाँ पर जितने भी राजा हुआ करते थे, नवाब और मुगल्स के, ठीक है, दे वर डिपेंडेंट ऑन ब्रिटिशर्स, वो ब्रिटिशर्स के ऊपर डिपेंड हो गए. गुलशन, व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ डुअल रूल ऑन बंगाल? बंगाल में डुअल रूल का क्या फ़र्क देखने को मिला, क्या प्रभाव देखने को मिला? वेल टीचर, revenue collection, land revenue from peasants. Peasants means kisan. Okay, well, so land revenue collection, land revenue from peasants was based on annual production of crops. Now English started collecting revenue on the basis of land area. Revenue collection started on contract basis so that they could collect taxes at a cheaper rate and a definite annual income for a company could be earned. Contractors used to collect taxes according to their wishes and only a certain amount was paid to Britishers. Okay, यहाँ तक क्या हुआ डियर स्टूडेंट्स? जो ब्रिटिशर्स थे, ठीक है, वो रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करते थे किसानों से. ठीक है, और ये जो कलेक्शन होता था
एनुअल प्रोडक्शन जो उनका फसल उत्पादन होता था, फसल के एनुअल प्रोडक्शंस पर डिपेंड करता था। ठीक है, तो इंग्लिश जो पर्सन थे वो उनके लैंड एरिया के अकॉर्डिंग रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, राइट। ठीक है, बट सीन क्या हुआ, जो टैक्स कलेक्ट करने का जिन्हें कॉन्ट्रैक्ट मिलता था, जिन लोगों को, वो अतिरिक्त टैक्स कलेक्ट कर लेते थे, अपने मन से टैक्स कलेक्ट कर लेते थे, ज़्यादा टैक्स कलेक्ट कर लेते थे और ब्रिटिश गवर्नमेंट को कम टैक्स देते थे, राइट। Peasants were heavily suppressed by contractors and company workers on those days। और उस समय जितने भी पीजेंट्स थे, जितने भी किसान थे, बहुत ही ज़्यादा पीड़ित थे कॉन्ट्रैक्टर से और कंपनी वर्कर से। इन 1770 बंगाल फेस्ड अ हैवी famine, but then also peasants were taxed very harshly by contractors। 1770 में क्या हुआ, बहुत ही ज़्यादा भुखमरी का सामना करना पड़ा, ड्रॉट का सामना करना पड़ा, ठीक है, और वहाँ प्रोडक्शन बिल्कुल भी नहीं हुआ, फूड प्रोडक्शन। सो उसके बावजूद भी किसानों पर क्या लगाए गए, टैक्स लगाए गए और बहुत ही बुरे तरीके से वसूल किया गया। In 19 June 1773 regulating act was passed in parliament and Warren Hastings was appointed as new governor of Bengal। बंगाल वॉज द मेन सेंटर ऑफ ब्रिटिश रूल्स एंड कोलकाता वॉज देयर कैपिटल। ब्रिटिशर्स का जो बंगाल मेन ट्रेडिंग सेंटर था और कोलकाता उनकी कैपिटल थी, ठीक है, कैपिटल मीन्स राजधानी थी। और उसी बीच में क्या हुआ कि बहुत ही बुरी स्थिति देखते हुए रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया, ठीक है, ब्रिटिश पार्लियामेंट में इसे पास किया गया कि भाई अब इंडिया में रेगुलेटिंग एक्ट लागू किया जाएगा और वॉरेन हेस्टिंग को हमारे इंडिया का एक नया गवर्नर बना दिया गया, जो कहाँ पर वर्क कर रहे थे, बंगाल में। केजू ये क्वेश्चन पूछते, सर आफ्टर टेकिंग चार्ज एज गवर्नर जनरल व्हाट डिड वॉरेन हेस्टिंग डू फॉर बंगाल। बंगाल के वॉरेन हेस्टिंग बंगाल के गवर्नर बनने के बाद बंगाल के लिए उन्होंने क्या किया। टीचर फ्रीक्वेंट कॉन्फ्लिक्ट स्टार्टेड बिटवीन हेस्टिंग एंड डिफरेंट रूलर्स ऑफ इंडिया। अब इस वजह से क्या हो गया, वॉरेन हेस्टिंग और अदर जो इंडिया के रूलर्स थे उनके बीच में झगड़ा शुरू हो गया। ही ऑप्टेड डिफरेंट पॉलिसीज एज द टाइम डिमांडेड, like friendship, war and treaties with the states like अवध, मैसूर and मराठास। अलग अलग प्रकार की लड़ाइयाँ हुई तो उस समय फिर अलग अलग प्रकार से उन्होंने एक्शन प्लान किया, अलग अलग पॉलिसीज़ लाई, जैसे वॉर, फ्रेंडशिप, वॉर ट्रीटीज़ एंड, ठीक है, विद स्टेट्स। तो जिनसे उन्हें दोस्ती करना था उन्होंने वहाँ उनसे दोस्ती किया, जहाँ उन्हें झगड़ा करना था, बैटल करना था, बैटल हुआ, और जहाँ संधि करना था वहाँ संधि हुआ। इस प्रकार की बहुत सारी नीतियाँ उन्होंने लाई, ठीक है, और इस वजह से अवध, मैसूर और मराठास के साथ में उनके ये सारे एक्ट चलते गए। इन दिस वे ही मेड हिज पोजिशंस वेरी स्ट्रॉन्ग इन बंगाल बाय एक्सटेंडिंग देयर फ्रेंडली रीजन्स विद अवध। और ब्रिटिशर्स अवध के साथ फ्रेंडली नेचर की वजह से आपके बंगाल में बहुत अच्छी पोजीशन गेन कर लिए। ओके, ऑन द अदर हैंड ही फॉट अ वॉर विद मैसूर किंग ऑफ हैदर अली। और उसी बीच में उन्होंने मैसूर के किंग हैदर अली से बैटल भी किया। एंड फोर्स्ड हिम टू साइन अ ट्रीटी विद दैन। और हैदर अली के ऊपर दबाव बनाया कि आप एक ट्रीटी साइन करो। द फर्स्ट ब्रिटिश मैसूर वॉज 1767 टू 1769। पहला ध्यान रखेंगे, ब्रिटिश मैसूर वॉर जो हुआ था 1767 से 1769 तक चला था। इंडेड विद द मद्रास ट्रीटी, और वहाँ पर समझौता करना पड़ा था मैसूर के लोगों को, ठीक है, मद्रास ट्रीटी के नाम से। दिस ट्रीटी द मेन क्लॉज वॉज प्रोटेक्टिंग ईच अदर ऑन फॉरेन अटैक्स, बट व्हेन पेशवा अटैक्ड मैसूर ब्रिटिशर्स, ठीक है, मैसूर ब्रिटिशर्स। तो जिस समय उनके बीच में एक समझौता ये हुआ कि जब भी कोई फॉरेन अटैकर्स आएगा तो वो एक दूसरे की मदद करेंगे। बट हुआ क्या कि जिस समय पेशवा ने अटैक किया मैसूर के ऊपर, ठीक है, तब क्या हुआ, ब्रिटिशर्स ने, ओके टर्न द पेज, Britishers did not help Hyder Ali and he was defeated in the war. As a result of these, in 1718 one more war took place. The second war ended in 1784 with Mangalore Treaty। क्या हुआ कि जब अवध ने अटैक किया, ठीक है, मैसूर के ऊपर, तो ब्रिटिशर्स ने हेल्प नहीं किया, हैदर अली उसमें हार गया। उसके बाद फिर से एक और झगड़ा तैयार हो गया। 1780 में एक और झगड़ा हुआ जो कहाँ पर ख़त्म हुआ, 1784 में। अब वहाँ पर भी एक ट्रीटी हुआ, मैंगलोर ट्रीटी। ओके वेल, पहला ट्रीटी हुआ मद्रास ट्रीटी के रूप में, दूसरा ट्रीटी हुआ मैंगलोर ट्रीटी के रूप में। इंग्लिश हैड टू फेस ड्रास्टिक इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स। द
द रिजल्ट ऑफ वॉर वॉज सिमिलर फॉर बोथ साइड्स। इंग्लिश मैन को भी बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल का नुकसान उठाना पड़ा, इसलिए जो वॉर हुआ उसका रिजल्ट दोनों के लिए बराबर था, दोनों को बहुत नुकसान हुआ। आफ्टर द डेथ ऑफ हैदर अली हिज 32-year-old सन टीपू सुल्तान बिकेम द नेक्स्ट रूलर ऑफ मैसूर। ही वॉज इंटेलिजेंट एंड अ ब्रेव सोल्जर, ही वॉज स्कॉलर एंड ही न्यू डिफरेंट लैंग्वेजेस। ओके, हैदर अली के मरने के बाद 32 साल का जो उनका एक लड़का था जिनका नाम टीपू सुल्तान था, बहुत ही इंटेलिजेंट था, ठीक है, स्कॉलर था, पढ़ा लिखा था, कई सारे लैंग्वेज भी जानता था, ठीक है। टीपू सुल्तान वॉज हैविंग फ्रेंडली टर्म्स विद फ्रेंच एंड तुर्क्स, दैट वॉज द रीजन वाई इंग्लिश वर अगेंस्ट हिम एंड अपोज्ड हिम व्हेन ही अटैक्ड ट्रावनकोर, ठीक है। तो क्या हुआ, जो टीपू सुल्तान था उसका फ्रेंडली नेचर था और फ्रेंडली टर्म्स थे फ्रांस के साथ और तुर्कीज़ के साथ में, इसी वजह से इंग्लिश उसको प्रोटेक्ट करते थे, उसके अगेंस्ट में होते थे और उसको अपोज करते थे, ठीक है। और जिस समय उसने ट्रावनकोर में अटैक किया इन 1792 टीपू सुल्तान लॉस्ट द वॉर बिकॉज इंग्लिश वॉज सपोर्टेड बाय निज़ाम्स एंड मराठास एंड ही हैड टू साइन द श्रीरंगपट्टनम ट्रीटी विद इंग्लिश। क्या हुआ कि 1792 में टीपू सुल्तान, जो कि इंटेलिजेंट तो बहुत थे, उनकी फ्रेंडशिप भी बहुत अच्छी थी, ठीक है, किससे, तुर्कीज से, ठीक है। तब इंग्लिश मैन मगर उसे चिढ़ते थे। एक बार का युद्ध हुआ 1972 में जिसमें टीपू सुल्तान हार गया। किस वजह से हार गया, क्योंकि वहाँ पर निज़ाम और मराठास ने इंग्लिश मैन को सपोर्ट कर दिया, ब्रिटिशर को सपोर्ट कर दिया, और इसलिए श्रीरंगपट्टनम में उन्हें क्या करना पड़ा, एक ट्रीटी करना पड़ा। अकॉर्डिंग टू दिस ट्रीटी टीपू वॉज गिवन हाफ ऑफ हिज किंगडम एंड 3 करोड़ रुपीज एज कंपनसेशन फॉर द लॉस ही हैड इन द बैटल। ओके, इसमें समझौते में ये हुआ कि टीपू सुल्तान को अपना आधा राज्य ब्रिटिशर्स को देना पड़ गया, साथ ही साथ 3 करोड़ रुपए 3 करोड़ रुपीस ही हैड टू पे टू द ब्रिटिश आर्मीज ड्यू टू द लॉस एज कंपनसेशन। डिड यू अंडरस्टैंड? ओके, 3 करोड़ रुपए का उसके ऊपर जुर्माना भी लग गया, कंपनसेशन देना पड़ गया उसे, और अपना आधा राज्य भी उसका छीन गया। वेल, इन 1798 व्हेन लॉर्ड वेलेस्ली बिकेम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, okay, then the second phase of British India came into effect। जब लॉर्ड वेलेस्ली, ठीक है, लॉर्ड वेलेस्ली जब यहाँ पर बनते हैं, ठीक है, लॉर्ड वेलेस्ली जब बनते हैं अपने यहाँ के गवर्नर इंडिया के, ठीक है, तब ब्रिटिशर्स का एक फिर से इफेक्ट देखने को मिलता है। दे इंट्रोड्यूस्ड द पॉलिसी ऑफ 2 गवर्निंग सिस्टम और बॉडीज विच इज़ नोन एज सब्सिडरी ट्रीटीज, ठीक है, सहायक संधि। जब लॉर्ड वेलेस्ली जब यहाँ पर आते हैं तो उन्होंने एक सब्सिडरी ट्रीटी लॉन्च किया इंडिया में, जिसका नाम हिंदी में था सहायक संधि। ओके, सिस्टम इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, द ट्रीटी हैज़ बीन डिज़ाइंड फॉर द 2 पर्पस। जो सिस्टम था, जो ट्रीटी थी, वो 2 पर्पस के लिए डिज़ाइन किया गया। कौन कौन सा? द फर्स्ट वन इज़ दैट टू प्रोटेक्ट द रिस्ट्रिक्टेड एरिया अंडर द कंपनी, कंपनी के अंदर में जो रिस्ट्रिक्टेड एरियाज थे उनको बचाने के लिए। नेक्स्ट, टू मेक द बैरिकेड्स ऑफ ट्रस्ट वर द इंडियन स्टेट्स अराउंड द कंपनी रूल्स, ठीक है, जितने भी जो कंपनी के ट्रस्टवर्दी जो स्टेट्स थे, ठीक है, ट्रस्टवर्दी जो इंडियन स्टेट्स थे, उनके चारों ओर एक घेराव करने के लिए, ठीक है, उनको अपने कब्जे में प्रॉपर तरीके से रखने के लिए। हाउ विल ब्रिटिश गेट सक्सेस इन देयर पर्पस थ्रू सब्सिडरी ट्रीटी डिस्कस। अब इस विषय में हमें एक डिस्कस करने का एक पॉइंट आता है कि सब्सिडरी ट्रीटी के माध्यम से किस प्रकार से जो ब्रिटिशर्स हैं रूल आउट पाएंगे इंडिया में। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, वी विल स्टडी द नेक्स्ट पोर्शन इन अवर नेक्स्ट वीडियो। टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ ट्रीटी, किस प्रकार से टर्म्स एंड कंडीशन थे, ठीक है, सब्सिडरी ट्रीटी के, और इसका क्या इफेक्ट था, और किस प्रकार से ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में स्टेबल कर गई। ओके, सो आप आगे की वीडियो आप इसको ध्यान से पढ़ के रखें, ठीक है, आगे के लेसन्स को आप पढ़ के रखें, पिछले वीडियो को जरूर ध्यान से देख लें, और सारे पॉइंट्स को नोट डाउन करके एक रफ नोट्स आप जरूर रेडी कर लें, ताकि क्वेश्चन के आंसर आपको सॉल्व करते बन जाए। एज वेल एज यू कैन डू वन थिंग, जस्ट यू नो, वॉट एवर आई हैव टॉट यू बाय द वीडियो फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड ऑफ दिस चैप्टर, डू वन थिंग, ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन आंसर ऑफ द exercises. Okay, so dear students, take care, stay at your home and be safe. Thank you.